लात मारकर खोला और मुझे शराब पीते हुए देखा। उसकी नज़रें बेहद ठंडी थीं। शराब पीने के अलावा क्या तुम कोई काम भी कर सकते हो? मैंने हाथ में पकड़े गिलास को हल्का सा घुमाया, उसके पास गया और मुस्कुराकर कहा, तुम भी एक घूंट लोगी? उसने आंखें सिकोड़ते हुए मेरा हाथ झटक दिया। जाकर सो जाओ। उसने इतनी जोर से धक्का दिया कि गिलास में भरी ज्यादातर रेड वाइन बाहर छलक गई। उस धक्के ने मुझे थोड़ा होश में ला दिया। मैंने गिलास नीचे रखा और पहली बार उसकी तरफ ठीक से देखा। आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर शेन योचू की आंखों में एक पल के लिए हल्की सी हलचल हुई, लेकिन अगले ही पल वह फिर सामान्य हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अगर तुम्हारा बर्थडे है तो जाहिर है तुम्हें गिफ्ट भी मिलना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली। अगर तुम मुझे गिफ्ट नहीं देना चाहती तो मैं ही तुम्हें एक गिफ्ट दे देता हूं। इतना कहकर मैंने सोफे के पास वाली दराज से एक दस्तावेज निकाला और मेज पर फेंक दिया। ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उसकी नजर दस्तावेज के कवर पर गई और उस पर लिखे शब्द तलाकत का समझौता देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने ठंडे स्वर में पूछा, अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो? मैंने, अगर तुम मुझे गिफ्ट नहीं देना चाहती तो मैं ही तुम्हें एक गिफ्ट दे देता हूं। इतना कहकर मैंने सोफे के पास वाली दराज से एक दस्तावेज निकाला और मेज पर फेंक दिया। ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उसकी नजर दस्तावेज के कवर पर गई और उस पर लिखे शब्द तलाकत का समझौता देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने ठंडे स्वर में पूछा, अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, उस समय हमारे परिवारों ने यह शादी तय की थी। इतने सालों तक तुम्हें अपने साथ बांधे रखना तुम्हारे साथ नाइंसाफी थी। तुम हमेशा से अपने पहले प्यार के बारे में सोचती रही हो। जाओ, उसे ढूंढ लो। मैंने तलाक का समझौता उसकी तरफ बढ़ाया और उसके कुछ कहने से पहले ही उसके माथे पर हल्के से एक चुंबन दे दिया, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। मैं फीकी मुस्कान के साथ बोला, एक शादीशुदा जोड़े का हमारे जैसा बन जाना सच में बहुत बड़ी नाकामी है। लगता है हम कभी जीवन साथी बनने के लिए बने ही नहीं थे। शेन योचू की आवाज़ अब भी बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर उस समय तुम्हारी यही सोच होती तो हम आज तक इस रिश्ते में उलझे नहीं रहते। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गलती मेरी ही थी। मेरे इस पाप का प्रायश्चित शायद सिर्फ मौत ही कर सकती है। शेन योचू ने होंठों पर ठंडी मुस्कान लाते हुए कहा, क्या तुम सच में मरने की हिम्मत रखते हो? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अगर मैं मर गया तो अगले जन्म में तुमसे प्यार नहीं करूंगा। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, पहले मर तो जाओ, फिर ऐसी बातें करना। इतना कहकर वह मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। मैं वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। होंठों पर बनी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वह अब भी मुझसे इतनी नफरत करती है। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर वापस सोफे पर बैठ गया। दराज से एक और दस्तावेज निकाला। वह मेरी मेडिकल रिपोर्ट थी। उस पर लिखे एडवांस्ड कैंसर शब्दों ने जैसे मेरी सांसें रोक दी। रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर वही शब्द साफ लिखे थे। मैंने आंखें बंद कर लीं और काफी देर बाद उन्हें खोला। फिर पूरी रिपोर्ट को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया और कागज के वे टुकड़े पूरे फर्श पर बिखेर दिए। मेरी नज़र अपनी अनामिका में पहनी शादी की अंगूठी पर पड़ी। मैंने उंगली से उसे धीरे धीरे सहलाया, फिर उसे उतार कर चुपचाप मेज पर रख दिया। अगली सुबह मैंने अपना सारा सामान समेटकर कार में रख दिया। बिना नाश्ता किए ही जल्दी जल्दी विला से निकल गया। मैं लगातार गाड़ी चलाता रहा। धीरे धीरे शहर पीछे छूट गया और मैं समुद्र किनारे वाली हाईवे पर पहुंच गया। मैंने कार की खिड़की नीचे कर दी। ठंडी समुद्री हवा मेरे चेहरे से टकराई और मेरे बाल बिखर गए। अब कभी वापस नहीं आऊंगा शेन योचू। मैंने स्टीयरिंग को दाईं तरफ घुमा दिया। मुझे लगा था कि मरने के बाद मैं शेन योचू से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, लेकिन किसी अजीब वजह से मेरी आत्मा अब भी उसके आसपास ही भटक रही थी। मैं तैरते हुए हुआन्यू इंटरनेशनल की 60वीं मंजिल पर उसकी कंपनी पहुंच गया। उसके माता पिता की कार दुर्घटना में मौत के बाद उसी ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली थी। उसकी सेक्रेटरी लियू रुयन उसके लिए 1 कप गाढ़ी कॉफी लेकर आई। प्रेसिडेंट शेन यू वेई के साथ 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस है। मीटिंग की सारी फाइलें आपकी डेस्क पर रख दी गई हैं। शेन योचू ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन तभी मेरी नज़र उसकी उंगली पर गई। उसकी शादी की अंगूठी गायब थी। हालांकि शेन योचू हमेशा मेरे साथ ठंडा व्यवहार करती थी, लेकिन उसने कभी अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी थी। मगर आज उसकी बाईं अनामिका में अंगूठी नहीं थी, सिर्फ एक हल्का सा लाल निशान बचा था। हाँ, अब तो हमारा तलाक हो चुका है। उसे अंगूठी पहनने की जरूरत भी नहीं रही। यह देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मरने के बाद भी सीने में घुटन महसूस हो सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मौत के बाद भी भावनाएं साथ रहेंगी। दोपहर के करीब मैंने आदतन समय देखा। पिछले 5 सालों से मैं हर दिन उसके लिए घर का बना खाना लेकर कंपनी आता था, लेकिन आज मैं नहीं आया। लियो रोयन शायद कुछ समझ गई थी। उसने तुरंत शेन योचू के लिए बाहर से खाना मंगवा दिया। करीब आधे घंटे बाद खाना आ गया। प्रेसिडेंट शेन, पहले लंच कर लीजिए। इतना कहकर लियो रोयन बाहर चली गई। शेन योचू ने अपना काम पूरा किया, फिर लंच बॉक्स खोला, लेकिन पहला निवाला खाते ही उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं।
शायद उसे स्वाद अलग लगा था। उसने बिना मन के 2-4 कौर खाए और फिर खाना एक तरफ रख दिया। मेज पर रखा फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा। मैंने अनायास उसकी तरफ देखा। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम दिखाई दिया। शेन योचू की नजर अब भी सामने रखी फाइलों पर थी। उसने बिना ऊपर देखे ही फोन उठाया। योचू, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? शेन योचू ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। लगभग। तो आज रात साथ में डिनर करते हैं। शेन योचू ने मेज पर रखी फाइलों की तरफ देखा और धीमे से बोली, ठीक है। इसके बाद उसने अपना काम तेजी से निपटाया। हाथ में मौजूद सभी फाइलें खत्म करने के बाद वह कंपनी से निकल गई। इंटरनेशनल होटल के बाहर उसकी कार दूर से आती दिखाई दी। चेंजे ने अपना जैकेट ठीक किया और मुस्कुराते हुए उसके कार से उतरने का इंतजार करने लगा। योचू। शेन योचू उसके पास चली गई। क्या तुम्हें आए हुए ज्यादा देर हो गई? चेंजे ने स्वाभाविक ढंग से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं भी अभी अभी पहुंचा हूं। शेन योचू का शरीर एक पल के लिए साफ तौर पर अकड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण वह फिर सामान्य हो गई। दोनों साथ साथ इंटरनेशनल होटल की तीसरी मंजिल पर बने फ्रेंच रेस्टोरेंट में चले गए। चेंजे ने बड़े शालीन अंदाज में उसके लिए कुर्सी खींची और उसकी पसंद के कई व्यंजन ऑर्डर कर दिए। यह सब देखकर मुझे हंसी आ गई। शेन योचू ने कभी मेरी प्लेट में अपने हाथों से खाना नहीं परोसा था। हर बार मैं उत्साह से उसके लिए खाना निकालता और उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखता, लेकिन वह हमेशा ठंडे स्वर में कहती, वांगलिन, क्या तुम्हारे पास जरा भी आत्मसम्मान नहीं है? अपनी ताकत बेकार मत करो। आज चेंजे का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर शुरू से आखिर तक मुस्कान बनी रही। एक एक करके शानदार व्यंजन मेज पर सजते गए। चेंजे ने हमेशा की तरह सज्जनता बनाए रखते हुए पूछा, अब तबीयत कैसी है? शेन योचू ने शांत स्वर में जवाब दिया, काफ़ी बेहतर है। बस पेट में दर्द रहता है, पुरानी समस्या है। समय पर खाना खा लूँ तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। चेंजे ने मुस्कुराकर कहा, मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तब तुम्हें पेट की कोई समस्या नहीं थी। इतना कहकर वह कुछ पल रुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उस समय तुम मेरा इतना ख्याल रखती थी कि बीमार पड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यह सुनकर शेन योचू का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। मैंने तुम्हारा इतना भी ख्याल नहीं रखा था। चेंजे ने चाकू और कांटा नीचे रख दिया। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। वांगलिन ने तुम्हारे 5 साल छीन लिए और मैंने भी खुद को मजबूर करके किसी और के साथ 5 साल बिताए, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि प्यार कभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। हम दोनों आज भी एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। अगर वांगलिन बीच में नहीं आया होता तो हम 5 साल पहले ही साथ होते। यह सुनकर मैं सिर्फ कड़वी मुस्कान ही हंस सका। हाँ, सारी गलती मेरी ही थी। अब मैं चला गया हूं और तुम दोनों को आज़ाद भी कर दिया है। शेन योचू के चेहरे पर 5 साल पहले की सारी तकलीफें फिर से उभर आईं। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। मैं ही तुम्हारी गुनहगार हूं। चेंजे अपनी कुर्सी से उठा उसके पास आया और झुककर बोला, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती वांगलिन और उसके परिवार की थी। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें अलग किया। उस समय हमारे पास न ताकत थी न कोई सहारा। हम उनका विरोध नहीं कर सकते थे। शेन योचू उसकी आंखों को देखती रही। फिर उसकी नज़र धीरे धीरे उसके होंठों पर जा ठहरी। वह अनजाने में उसकी तरफ झुकने लगी, लेकिन ठीक अगले ही पल उसने लगभग सहज प्रतिक्रिया में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसके चुंबन से बच गई। मैं हैरान था। उस पल उसके मन में आखिर क्या चल रहा था? उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे मेरी कही हुई बात सचमुच याद आ गई थी? शेन योचू, शादी के बाद दूसरे मर्दों से थोड़ा दूर रहा करो। उन सबकी नज़र तुम पर है। सिर्फ मैं ही हूँ जो पूरे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। चेंजे का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। वह सीधा खड़ा हो गया। माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। मैं भूल गया था कि तुम शादीशुदा हो। शेन योचू ने शांत स्वर में कहा, हमारा तलाक हो चुका है। इतना कहते हुए उसने अनजाने में अपनी बाईं अनामिका को छुआ। 5 साल तक पहनी गई अंगूठी अब वहां नहीं थी, लेकिन उसका निशान अब भी साफ दिखाई दे रहा था। सच? तुम्हारा तलाक हो गया? हालांकि उसने हैरानी जताई, लेकिन मैंने साफ देखा कि उसके होंठों के कोने एक पल के लिए ऊपर उठ गए। शेन योचू फिर से बैठ गई। चेंजे ने दोनों हाथों से उसके हाथ थाम लिए और मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है योचू। अब तुम्हें उसके साथ रहने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। ये जश्न मनाने वाली बात है। शेन योचू ने सिर हिलाया। इसमें जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं है। चेंजे मुस्कुराया, बिल्कुल मनाना चाहिए। मैं इस दिन का 5 साल से इंतजार कर रहा था। योचू, मेरी खातिर ही सही, आज इस खुशी का जश्न मनाते हैं। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान देखकर शेन योचू उसका दिल नहीं तोड़ सकी और चुपचाप मान गई। खाना खत्म करने के बाद दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। मैं भी उनके पीछे पीछे चला, लेकिन मेरी आत्मा जैसे बेकाबू होकर उनसे दूर जाना चाहती थी। मैं अब और उन्हें इस तरह प्यार जताते हुए नहीं देखना चाहता था। जब वे 8वीं मंजिल पर पहुंचे तो संयोग से शेन योचू की बहनें कुछ आदमियों के साथ शराब पी रही थी। चेंजे ने तुरंत शेन योचू को उनके प्राइवेट रूम में ले लिया। कमरे में तेज म्यूजिक गूंज रहा था। चेंजे ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ था, मानो सबको बता रहा हो कि वह उसी की है। इसके बाद सबने एक दूसरे को जाम पेश करना शुरू कर दिया।
गिलास बार बार भरते और खाली होते रहे। आखिर में शेन योचू इतनी ज्यादा नशे में थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसने आंखें आधी बंद करके अपनी घड़ी की तरफ देखा और धीमे धीमे कुछ बुदबुदाई। चेंजे पूरे समय उसके साथ ही था और शायद उसने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने शेन योचू की कमर में हाथ डाला और धीरे से कहा, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब तुम्हें शराब न पीने या समय पर घर लौटने जैसे किसी समझौते का पालन करने की जरूरत नहीं है। शेन योचू ने आंखें बंद करके हल्की सी हंसी। वह लड़खड़ाते हुए किसी के हाथ से दिया गया शराब का गिलास लेकर एक ही सांस में पी गई। शराब की कुछ बूंदें उसके होंठों के किनारे से बहती हुई उसकी गर्दन तक उतर गईं। चेंजे उसके उस मोहक रूप को टकटकी लगाकर देखता रहा। उसकी सांसें अनजाने में भारी हो गईं। फिर उसने शेन योचू को सहारा दिया और धीरे धीरे उसे प्राइवेट रूम से बाहर ले गया। शेन योचू बिना कुछ कहे उसके साथ बाहर निकल गई। दोनों लिफ्ट से 60वीं मंजिल पर पहुंचे। चेंज उसे एक कमरे के दरवाजे तक ले गया। पहले से तैयार रखा हुआ की कार्ड निकाला और दरवाजा खोल दिया। क्या अब मुझे अपनी ही वाइफ को किसी और के साथ अंतरंग होते हुए देखना पड़ेगा? ये मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं था। दोनों कमरे के अंदर चले गए। चेंजे ने शेन योचू को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और उसका कोट उतारने ही वाला था कि तभी शेन योचू अचानक उठकर बैठ गई और उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। उसकी चमकती आंखों में कोई भावना दिखाई नहीं दे रही थी। चेंजे एक पल के लिए चौंक गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं दूसरा कमरा ले लूंगी। शेन योचू उठकर खड़ी हुई। नशे की वजह से उसका सिर चकरा रहा था। वह कई बार लड़खड़ाई और लगभग गिर ही गई। किसी तरह दरवाजे तक पहुंची और बाहर गलियारे में खड़े रूम सर्विस मैनेजर से टकरा गई। क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? इसके बाद वह अकेली ही नए खुले कमरे में चली गई और पीछे से आराम से दरवाजा बंद कर लिया। मैं सचमुच शेन योचू के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। क्या वह इतने लंबे समय से इसी दिन का इंतजार नहीं कर रही थी? उधर चेन जे की आंखें धीरे धीरे ठंडी पड़ गईं। तलाका होने के बाद भी वह अब तक उसी आदमी के लिए खुद को संभाल कर रख रही है। अगली सुबह चेन जे ने खुद को संभाला। चेहरे पर फिर से वही बेदाग मुस्कान लाई और बड़े अपनापन से शेन योचू के कंधे पर हाथ रख लिया। दोनों 60वीं मंजिल से लिफ्ट लेकर नीचे होटल की लॉबी में पहुंचे, जहां अचानक उनकी मुलाकात एक परिचित व्यक्ति से हो गई। सुनहरी रोशनी से जगमगाती भव्य लॉबी में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। चेन जे और शेन योचू ने दूर खड़े एक व्यक्ति की तरफ मुस्कुराकर देखा। वह इस होटल का लॉबी मैनेजर था और बचपन से मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी शियाओ जिबो। मैं उत्साहित होकर उसके पास दौड़ना चाहता था ताकि उसे बता सकूं कि वह अब इस मामले में दखल न दे, लेकिन मेरी आत्मा सीधे उसके शरीर के आर पार निकल गई। तभी मुझे फिर याद आया कि मैं मर चुका हूं। काले प्रोफेशनल सूट में खड़ा शियाओ जिबो सीधा उनकी तरफ देख रहा था। उसकी नज़रें बेहद ठंडी थीं। उसने व्यंग्य से कहा, प्रेसिडेंट शेन, आपकी जिंदगी तो बड़ी रंगीन है। घर में एक और बाहर भी एक। सच में मजे कर रही हैं। शेन योचू की आंखें हल्की सी गहरी हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चेन जे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और शेन योचू के सामने सुरक्षात्मक अंदाज में खड़ा हो गया। शियाओ जिबो, हम तीनों के बीच की बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। 5 साल पहले वांग लिन ने अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके योचू को उससे शादी करने पर मजबूर किया था। अगर वह बीच में नहीं आता तो मैं और योचू इतने साल अलग नहीं रहते। और फिर अब वांग लिन ने जिंदगी में हासिल ही क्या किया है? वह शेन योचू की क्या मदद कर सकता है? वह तो बस एक ऐसा आदमी है जो अपनी वाइफ के पैसों पर जीता है। शियाओ जिबो ने ठंडे स्वर में कहा, वाइफ के पैसों पर जीता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई वांग लिन एक औरत के लिए अपनी पूरी जिंदगी और करियर छोड़ देगा। फिर उसने गुस्से में कहा, चुप रहो। मैं वांग लिन को किसी भी इंसान से बेहतर जानता हूँ। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसी घटिया बातें करने की इजाजत नहीं दूंगा। चेंजे हंस पड़ा। इजाजत नहीं दोगे? किस हक से? तीसरे आदमी होने के नाते। योचू और मैं पहले से एक दूसरे को जानते थे। बीच में आने वाला वांग लिन था। शियाओ जिबो ने तिरस्कार से कहा, अगर मुझे सही याद है तो गरीब होने की वजह से शेन योचू को छोड़कर किसी अमीर लड़की के साथ विदेश भागने वाला तुम ही थे, है ना? ये सुनकर चेन जे ने अपराधबोध के साथ शेन योचू की तरफ देखा। अगर वांग लिन बीच में नहीं आता तो मैं कभी योचू को छोड़कर नहीं जाता। शियाओ जिबो ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। लगता है तुमने पूरी कहानी ही उलटी याद रखी है। 5 साल तक अगर किसी कुत्ते को भी पालो तो वह अपने मालिक की रक्षा करता है। वांग लिन ने पूरे दिल से शेन योचू से प्यार किया, लेकिन बदले में उसे कभी उसकी एक सच्ची नज़र भी नहीं मिली। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम सच में उससे प्यार न करने लगो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है, उस दिन तुम्हें असली पछतावे का मतलब समझ आएगा। अपने भाई को इस तरह मेरे लिए खड़े होकर लड़ते हुए देखकर मुझे वह दिन याद आ गया जब सबसे पहले उसी को मेरी मौत की खबर मिली थी और अस्पताल में मेरी लाश देखकर वह पूरी तरह टूट गया था। मैं उससे कहना चाहता था, अब इस औरत पर अपना समय बर्बाद मत करो, उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन इस समय शियाओ जिबो इतना गुस्से में था कि उसका मन कर रहा था उन दोनों को अपने हाथों से अलग कर दे। मैं जानता था कि उसके दिल में बहुत गुस्सा था,
उसे मेरी बेबसी पर गुस्सा था और उस औरत की एहसान फरामोशी पर भी। शेन योचू ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं उससे प्यार नहीं करती। शियाओ जिब्बो ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, उम्मीद है तुम आज कही हुई इस बात को हमेशा याद रखोगी, जिंदगी भर कभी पछतावा नहीं करोगी। इतना कहकर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। शेन योचू वापस कंपनी पहुंची और हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। पिछली रात ज्यादा शराब पीने की वजह से उसका सिर दर्द कर रहा था, इसलिए मीटिंग खत्म होने के बाद उसने थोड़ी देर आराम किया। मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लाओ। कॉफी आने का इंतजार करते हुए उसने अपना पर्सनल मोबाइल निकाला और उसे स्क्रॉल करने लगी। मैंने भी स्क्रीन की तरफ देखा। चेन जे ने उसे शाम के डिनर के लिए मैसेज भेजा था। उसने जवाब दिया कि उसका पहले से प्लान है, किसी और दिन मिलेंगे। जवाब भेजने के बाद उसने बार बार अपने मैसेज और कॉल लॉग्स देखे, जैसे वह किसी चीज़ का इंतजार कर रही हो या किसी को ढूंढ रही हो। उसने नजरें झुका लीं और कुछ देर चुप रही। तभी लियू रुयान कॉफी लेकर अंदर आई। प्रेसिडेंट शेन, आपकी कॉफी। शेन योचू ने एक बार फिर अपने फोन की तरफ देखा, फिर सिर उठाकर शांत स्वर में पूछा, क्या वांगलिन का कोई फोन आया? लियू रुयान एक पल के लिए चौंक गई, फिर बोली नहीं। शेन योचू ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। लियू रोयन के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। मुझे अंदाजा हो गया कि शेन योचू ने पहले कभी मेरे बारे में नहीं पूछा था। आखिर इतने सालों से हर दिन मैं ही उसके पीछे पीछे घूमता था। कॉफी खत्म करने के बाद उसने फोन एक तरफ रख दिया और फिर से काम में डूब गई। दोपहर में लियू रोयन उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आई। प्रेसिडेंट शेन, आज का लंच। शेन योचू ने 2 कौर खाए और फिर एक बार उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये लंच कहाँ से मंगवाया? हुआशिंग रेस्टोरेंट से। लियू रुयन ने कुछ सोचकर झिझकते हुए पूछा, क्या खाना आपकी पसंद का नहीं है? चाहे तो मैं दूसरा मंगवा दूं? शेन योचू ने पूछा, क्या पहले भी खाना इसी जगह से आता था? नहीं, आज के बाद वही पहले वाली जगह से मंगवाना। लियू रुयन ने उसकी तरफ देखा। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर हिम्मत करके बोली, प्रेसिडेंट शेन, पहले जो खाना आता था वह किसी रेस्टोरेंट से नहीं आता था। पिछले कई सालों से आपका लंच हमेशा मिस्टर वांगलिन खुद लेकर आते थे। बारिश हो या धूप, वह कभी देर नहीं करते थे। उन्हें डर था कि अगर आपको पता चल गया कि खाना उन्होंने बनाया है तो आप उसे नहीं खाएंगी। इसलिए उन्होंने मुझसे खास तौर पर कहा था कि मैं आपको ये बात कभी न बताऊं। इसीलिए मैंने भी आपको नहीं बताया। माफ कीजिए प्रेसिडेंट, मुझे अपने मन से ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। मैं हल्की सी मुस्कान हंस दिया। हाँ, पहले चाहे मैं कितनी भी मेहनत से उसके लिए खाना बनाता, अगर उसे पता चल जाता कि खाना मैंने बनाया है तो वह एक निवाला भी नहीं खाती थी। इसलिए बाद में मैं हमेशा छिपकर उसके लिए खाना बनाता रहा। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की कि वह मुझसे प्यार करेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वह मेरा बनाया खाना स्वीकार कर ले। शेन योचू ने धीमे स्वर में कहा, शायद बस आदत पड़ गई थी। अचानक स्वाद बदल गया, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। उसने इसके अलावा कुछ नहीं कहा, बस हाथ के इशारे से लियू रुयन को बाहर जाने को कहा। फिर वह सामने रखे लंच बॉक्स को देर तक देखती रही। उसके चेहरे से कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। मैंने भी उस खाने की तरफ देखा। खाना ठीक ठाक बना था, लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं थी। जबकि मैं जो खाना उसके लिए बनाता था उसे हमेशा बड़े प्यार से सजाकर परोसता था। स्वाद भले ही किसी बड़े शेफ जैसा नहीं होता था, लेकिन उसमें घर की गर्माहट होती थी। उसने फिर एक बार अपना फोन उठाकर देखा, लेकिन अब भी कोई नया मैसेज नहीं था। आखिर उसने फोन वापस रख दिया और फिर काम में लग गई। जब तक शेन योचू ने अपना सारा काम खत्म किया तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसने समय देखा और कार चलाकर वापस विला पहुंच गई। घर का मालिक 2 दिनों से गायब था। बटलर और कई नौकरानियां चुपचाप पूरे विला की देखभाल कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने शेन योचू को देखा, बटलर खुशी से बोला, मैडम आप आ गई। मैं अभी किचन में कहकर आपके लिए डिनर तैयार करवाता हूँ। शेन योचू ने अपना कोट उतारते हुए पूछा, मास्टर घर पर हैं? बटलर ने सम्मान से जवाब दिया, मास्टर कल सुबह कार लेकर निकले थे, उसके बाद अभी तक वापस नहीं आए। शेन योचू ने सिर्फ इतना कहा, डिनर तैयार करवा दो। बटलर तुरंत चला गया। मुझे घर छोड़े हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। क्या उसे अब तक इसका एहसास भी नहीं हुआ था? शेन योचू ऊपर हमारे कमरे में गई और धीरे धीरे पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। तभी उसने महसूस किया कि कमरा पहले से बहुत खाली लग रहा था। मेरा सारा सामान गायब था। अलमारी में रखे मेरे सारे कपड़े और जूते नहीं थे। मेरे इस्तेमाल का हर सामान हटा दिया गया था और वह आदमी जो पिछले 5 सालों से हर दिन उसका घर लौटने का इंतजार करता था, अब वहां नहीं था। तभी उसे सचमुच एहसास हुआ कि मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका हूं। मैं उसे छोड़कर चला गया था। शेन योचू खाली पड़े बेडरूम को चुपचाप देखती रही। अचानक उसके पूरे दिल में एक ऐसी भावना उमड़ पड़ी जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। वह सोफे पर बैठ गई। उसकी नज़र रोशनी में चमक रही हीरे की शादी की अंगूठी पर पड़ी। यह वही अंगूठी थी जो उसकी अंगूठी की जोड़ी थी। उसने उसे उठाया। उसकी गहरी समुद्र जैसी आंखों में हल्की हल्की लहरें सी उठने लगीं। शेन योचू ने अंगूठी को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी उलझन दिखाई दी।
शायद उसे एहसास हो रहा था कि इस बार मैंने सचमुच उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक दिन जब शेन योचू ऑफिस लौटी तो उसने बिना किसी अपॉइंटमेंट के आए चेंजे को देखा और थोड़ा हैरान होकर पूछा, तुम यहाँ कैसे? चेंजे मुस्कुराकर बोला, कल मैंने एक बहुत व्यस्त इंसान को डिनर पर बुलाया था, लेकिन वह नहीं आ सकी, इसलिए आज मुझे खुद ही उसे ढूंढने आना। योचू अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने मेज पर रखी फाइलों के ढेर की तरफ देखा और बेबस होकर बोली, शायद मुझे अभी काफी समय लगेगा। चेंजे ने समझदारी से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ। समय धीरे धीरे बीतता गया, पता ही नहीं चला और 1 घंटा गुजर गया। शेन योचू ने मेज पर रखी सारी फाइलें निपटा दी। वह उठकर चेंजे के साथ लंच पर जाने ही वाली थी कि तभी उसका पर्सनल फोन बज उठा। यह उसका निजी नंबर था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वांग लिन के शव का अंतिम संस्कार करना है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आपके हस्ताक्षर चाहिए। शेन योचू का चेहरा बदल गया। तुमने क्या कहा? दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, वांग लिन के शव का अंतिम संस्कार करना है, हमें आपके हस्ताक्षर चाहिए। शेन योचू को जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें इस तरह के मजाक करने में मजा आता है? दूसरी तरफ से जवाब आया, ये मजाक है या नहीं, यहां आकर खुद देख लीजिए। किसी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए उसके परिजन के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। मेरे माता पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और शेन योचू के अलावा मेरा कोई अपना नहीं था। हालांकि हमने तलाकन के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए कानून की नज़र में शेन योचू अब भी मेरी एकमात्र रिश्तेदार थी। शेन योचू के होंठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। 2 दिन तक छिपे रहने के बाद आखिर सामने आने का फैसला कर ही लिया। चेंजे उसके पास आया और धीरे से पूछा, योचू किसका फोन था? शेन योचू होश में लौटी और माफी भरे स्वर में बोली, माफ करना चेंजे, अचानक एक जरूरी काम आ गया है, मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी। एक पल के लिए चेंजे के चेहरे की मुस्कान गायब हुई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है, हम किसी और दिन साथ में डिनर कर लेंगे। शेन योचू ने सिर हिलाया, कंपनी से बाहर निकली और सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी चला दी। पुलिस स्टेशन पहुंचने तक भी उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि यह सब मेरे और शियाओ जिबो की बनाई हुई चाल है, ताकि उसे फिर से मेरे पास वापस लाया जा सके। उसे लगा था कि वहां पहुंचकर वह मुझे अपनी चाल कामयाब होने पर मुस्कुराते हुए देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन में उसे सिर्फ शियाओ जिबो दिखाई दिया, जो कई पुलिस अधिकारियों के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। शेन योचू ने भौहें सिकोड़ते हुए उसके पास जाकर देखा। शियाओ जिबो ने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली और बगल में खड़े अधिकारी से कहा, यह वांग लिन की वाइफ है, हस्ताक्षर यही करेगी। उसकी आवाज पूरी तरह भर्रा चुकी थी। शेन योचू ने उलझन में पूछा, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा, कृपया हिम्मत रखिए। शेन योचू की आंखें हल्की सी फैल गईं। शायद वह अभी तक इन शब्दों का मतलब समझ नहीं पाई थी। अधिकारी बोला, पहले मैं आपको शव दिखा देता हूं ताकि आप पहचान की पुष्टि कर सकें। वह अधिकारी के पीछे पीछे चल दी। मैं भी उनके साथ था। मैं जानना चाहता था कि मेरा शव देखकर उसके चेहरे पर कैसा भाव आएगा। क्या उसे जरा सा भी दुख होगा? हम एक कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक बिस्तर रखा था, जिस पर एक शरीर सफेद चादर से पूरी तरह ढका हुआ था। अधिकारी ने कहा, शव को यहाँ लाए हुए 2 दिन और 2 रात हो चुके हैं। अभी मौसम बहुत गर्म है, चोट वाली जगहों पर सड़न शुरू हो चुकी है। शव पर मृत्यु के निशान भी दिखाई देने लगे हैं। ज्यादा देर हुई तो बदबू आने लगेगी, इसलिए हमारी सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शेन योचू ने उलझन में कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अधिकारी ने नरम स्वर में कहा, कृपया खुद को संभालिए। मेरा मतलब है, आपके पति की 2 दिन पहले एक कार दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई थी। यह खबर सुनकर शेन योचू पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसके दोनों हाथ अनजाने में कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिस्तर पर पड़ा वह इंसान मैं हूं। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए बिस्तर तक पहुंची। सफेद चादर को छूते समय उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। उसने चादर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रुक गई। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने धीरे धीरे चादर को पीछे हटाया। शेन योचू उस परिचित चेहरे को टकटकी लगाकर देखती रह गई। वह चेहरा जिसे उसने मानो अपनी हड्डियों तक में बसा लिया था। बहुत देर तक वह वहीं खड़ी रही। न उसने कुछ कहा, न अपनी नजर हटाई। जैसा मैंने सोचा था, वह अब भी मेरे प्रति उतनी ही उदासीन थी। उसके चेहरे पर किसी भी भावना का कोई निशान नहीं था। शेन योचू को अभी कुछ देर पहले की बात याद आई और उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने आत्महत्या की? शियाओ जिबो ने ठंडे स्वर में कहा, दुनिया में इतने संयोग नहीं होते। तुम्हारी वजह से उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था और ऊपर से उसका शरीर लाइलाज बीमारी से भी खत्म हो रहा था। किसी भी हालत में वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता था। शेन योचू, वांग लिन ने अपना पूरा दिल तुम्हें दे दिया, लेकिन उसने कभी तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हें हमेशा लगा कि वांग लिन ने तुम्हें फंसाया, जबकि सच यह था कि वह सिर्फ दोनों परिवारों के हितों के बीच इस्तेमाल किया गया एक मोहरा था। लेकिन तुम्हारी सारी नफरत और गुस्सा उसी ने अकेले सहा।
शेन योचू वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसने नजरें झुका लीं। सामने रखे पुष्टि फॉर्म को देखते हुए उसका दिल हल्का सा कस गया। फिर उसने धीरे धीरे उस पर अपना नाम लिख दिया। शेन योचू चुपचाप देखती रही जब मेरे शव को भट्ठी के अंदर धकेला गया और भड़कती हुई आग ने धीरे धीरे मुझे पूरी तरह अपनी लपटों में समा लिया। अंतिम संस्कार के बाद श्मशान के कर्मचारियों ने मेरी अस्थियां एक कलश में रखकर बाहर लाकर दी। शियाओ जिबो ने सहज ही हाथ बढ़ाकर उसे लेने की कोशिश की, लेकिन शेन योचू ने बीच में ही कलश अपने हाथ में ले लिया। उसने कलश को सीने से लगाते हुए ठंडे स्वर में कहा, वह मेरे पति हैं। उनके अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था मैं करूंगी। शियाओ जिबो ने उसका रास्ता रोक लिया और कलश लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जरूरत नहीं। शेन योचू ने कलश को और कसकर पकड़ लिया और एक कदम हटकर उसे बचा लिया। वह मेरे पति हैं, उनके सारे काम मैं खुद करूंगी। शेन योचू मेरी अस्थियों का कलश लेकर वापस विला आ गई और उसे लेकर सीधे कमरे में चली गई। पूरी रात उसने एक पल भी नहीं सोया। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने कलश को अपनी बाहों में उठाया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। सीढ़ियां उतरते समय उसका पैर अचानक फिसल गया और वह गिर पड़ी, लेकिन गिरते हुए भी उसने सबसे पहले कलश को कसकर अपनी बाहों में बचा लिया, मानो उसे जरा सी भी चोट न लग जाए। नीचे पहुंचकर उसने बहुत सावधानी से कलश को हॉल के बीच रखी मेज पर रखा। फिर खुद अंतिम संस्कार की सारी तैयारियों की जांच करने लगी। अगले दिन दफनाने की रस्म थी और उससे पहले बहुत सी तैयारियां करनी थी। अगली सुबह शियाओ जिबो बहुत जल्दी आ गया। उसके कुछ देर बाद चेंजे भी अपने कुछ पुराने सहपाठियों के साथ वहां पहुंचा। शेन योचू की नजर पूरे समय मेज पर रखे कलश पर ही टिकी रही। वह बिल्कुल चुप थी। चेंजे ने कलश की तरफ देखा, होंठ भींचे और अचानक बोला, शायद यही सबसे अच्छा अंजाम था। अब उसे एक तरफा प्यार का दर्द नहीं सहना पड़ेगा और अब योचू और मेरे बीच भी कोई रुकावट नहीं रहेगी। ये सुनते ही शियाओ जिबो की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने चेंजे को घूरते हुए कहा, कानूनी पति की मिट्टी भी ठंडी नहीं हुई और तीसरा आदमी यहाँ आकर भविष्य की खुशियां मना रहा है। इतना कहकर उसने सीधे चेंजे के चेहरे पर मुक्का मार दिया। चेंजे पीछे हट गया और पलटकर वार करने ही वाला था कि तभी शेन योचू ने धीमी आवाज में कहा, बस। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने सिर्फ चेंजे की तरफ देखकर कहा, तुम पहले यहां से चले जाओ। चेंजे आगे बढ़ा और समझाने लगा, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यह हम तीनों के लिए एक तरह की मुक्ति है। मुझे पता है तुम्हें अपराध बोध हो रहा है, लेकिन उसकी मौत के लिए खुद को दोष मत दो। शेन योचू ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। अभी चले जाओ। चेंजे ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शेन योचू एक कदम पीछे हट गई और उसके हाथ से बच गई। इसके बाद शियाओ जिबो और शेन योचू ने मिलकर अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पूरी की। शेन योचू की नज़र बटलर द्वारा मेज पर रखे खाने पर पड़ी। अचानक उसे पिछले 5 सालों से हर दिन मिलने वाले घर के बने खाने का वही परिचित स्वाद याद आ गया। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था कि वह स्वाद कब उसकी आदत बन चुका था। उसकी नज़र फिर हमारी शादी की तस्वीर पर गई। तस्वीर में मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। वह धीरे से बुदबुदाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वह धीरे से नीचे बैठ गई, अपना चेहरा दोनों बाहों में छिपा लिया और उसके कंधे हल्के हल्के कांपने लगे। शायद उसे मेरी कही हुई वह बात भी याद आ गई थी, शेन योचू, शादी के बाद दूसरे मर्दों से थोड़ा दूर रहा करो। उन सबकी नज़र तुम पर है। सिर्फ मैं ही हूं जो पूरे दिल से तुमसे प्यार करता हूं। इसलिए मैं हर दिन समय पर घर लौट आता था। शायद उसे हमारे साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल भी याद आने लगे। हमारी शादी के बाद उसके पहले बर्थडे पर मैंने उसके लिए अपने हाथों से एक फ़ोटो एल्बम बनाया था। दूसरे बर्थडे पर मैं सिर्फ उसके शहर की मशहूर स्नैक्स बनाना सीखने के लिए उसके गृहनगर गया था और लौटकर वहीं अपने हाथों से बनाकर उसे खिलाया था। तीसरे बर्थडे पर मैंने ठीक रात 12 बजे अपने हाथों से उसके लिए एक कटोरा लॉन्ग लाइफ नूडल्स बनाया था। चौथे बर्थडे की याद अचानक कहीं खो गई। हाँ, उसका चौथा बर्थडे मेरे साथ नहीं बीता था। उसने दराज से वह फ़ोटो एल्बम निकाला जो मैंने उसे दिया था और एक एक तस्वीर को चुपचाप देखने लगी। तस्वीरों में मौजूद वह जिंदा दिल इंसान अब हमेशा के लिए जा चुका था। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दिल की गहराई में हल्का सा दर्द सचमुच उठ रहा था। अंतिम संस्कार वाले दिन आसमान से हल्की हल्की फुहारें गिर रही थीं। शियाओ जिबो सुबह सुबह ही काले रंग की छतरी लेकर कब्र के सामने चुपचाप खड़ा था। श्रद्धांजलि देने के बाद लोग एक एक करके वहां से चले गए। आखिर में कब्र के सामने सिर्फ शेन योचू और शियाओ जिबो ही बचे। शेन योचू के चेहरे पर कोई भाव पढ़ पाना नामुमकिन था। उसकी गहरी आंखों में क्या चल रहा था कोई समझ नहीं सकता था। शियाओ जिबो आगे बढ़ा झुककर कब्र पर लगी मेरी तस्वीर पर जमी बारिश की बूंदों को अपनी बांह से धीरे धीरे पोंछ दिया। शेन योचू को खुद भी याद नहीं रहा कि कैसे पहुंची। उसने आसपास की किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, सीधे ऊपर हमारे कमरे में चली गई। कमरे में अब मेरा कोई भी सामान नहीं बचा था। शेन योचू बिस्तर पर लेट गई। उसे बिस्तर कुछ सख्त सा महसूस हुआ। उसने हाथों से टटोलना शुरू किया और आखिरकार मेरे तकिए के नीचे छिपी हुई एक USB ड्राइव मिल गई।
उसने उसे कंप्यूटर में लगाया। उसके अंदर मेरे रिकॉर्ड किए हुए बहुत सारे वीडियो और डायरी थी। हर एक चीज उसी से जुड़ी थी। वह एक एक करके सब कुछ देखने लगी। धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करती रही। जब आखिरी फाइल तक पहुंची तो उसकी आंखों में बिना किसी वजह के हल्की सी चुभन होने लगी। आखिरी डायरी मेरी दुर्घटना से ठीक पहले लिखी गई थी। उसमें लिखा था कि मैं योचू के साथ अपना बर्थडे मनाना चाहता हूँ। उस दिन वह आधी रात के बाद घर लौटी थी। शेन योचू का दिल हल्का सा दर्द करने लगा। उसने उस दिन की हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से याद करना शुरू किया। शियाओ जिबो ने कहा था कि मेरे बर्थडे वाले दिन ही मुझे बीमारी की रिपोर्ट मिली थी और उसी रात मैंने उसे तलाक का समझौता दिया था। मैंने उससे कहा था अगर मैं मर गया तो अगले जन्म में तुमसे प्यार नहीं करूंगा, और उसने जवाब दिया था पहले मर तो जाओ फिर ऐसी बातें करना। ये सब याद आते ही शेन योचू का दिल कसकर सिकुड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर की ताकत अचानक निकल गई हो। उसी समय मेरी आत्मा भी पहले से कुछ ज्यादा पारदर्शी होने लगी। शायद मैं अब तक इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि मैं सिर्फ एक जवाब चाहता था। बटलर की नज़र में अंतिम संस्कार के बाद मैडम पूरी तरह बदल गई थी। वो पहले की तरह समय पर ऑफिस जाती थी और समय पर लौटती भी थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन उनकी सेक्रेटरी लियू रुयन ने सबसे पहले यह बदलाव महसूस किया। पहले मैडम समय पर ऑफिस तो पहुंच जाती थी, लेकिन शायद ही कभी समय पर घर लौटती थी। अब जैसे ही छुट्टी का समय होता वह सारा काम छोड़कर तुरंत घर चली जाती थी। दोपहर में उन्होंने अपना लंच खुद लाना भी शुरू कर दिया था, और वह लंच बॉक्स बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले मिस्टर वांग कंपनी लेकर आते थे। उदाहरण के लिए जब वह काम में डूबी होती और लियो रोयन उनके लिए कॉफ़ी लेकर आती तो वह सिर उठाकर शांत स्वर में पूछती, क्या आज मिस्टर वांग का कोई फ़ोन आया? हर बार लियो रोयन कॉफ़ी रखते रखते चौंक जाती, नहीं। फिर मैडम चुपचाप अपनी नज़रें झुका लेती। घर लौटने के बाद भी वह डिनर अपने कमरे में ही मंगवाती। 2 लोगों का डिनर तैयार करके मेरे कमरे में भेज देना। जी मैडम। शाम को वह अक्सर वाइन कैबिनेट से एक अच्छी रेड वाइन निकालकर ऊपर ले जाती। हर बार 2 गिलास भी साथ रखती। उस रात भी हमेशा की तरह मैडम रेड वाइन की बोतल लेकर ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों पर पहुंचकर वह अचानक रुकी और अपने बगल की खाली जगह की तरफ देखा। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मास्टर के लिए वाइन के साथ कुछ स्नैक्स भी तैयार कर दो। जी मैडम। पहले तो बटलर का ध्यान सिर्फ स्नैक्स वाली बात पर गया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह चौंक गई। मास्टर के लिए? मैडम का एक हाथ अब भी ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे वह किसी का हाथ पकड़े हुए हो। उनकी नज़र लगातार अपने बगल की खाली जगह पर ही टिकी हुई थी। उन्होंने बस धीरे से हूँ कहा, फिर मुड़कर बटलर की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। जब मास्टर शराब पीते हैं तो उन्हें साथ में कुछ स्नैक्स खाना पसंद है, जाकर तैयार कर दो। बटलर ने अपनी आंखें मल लीं। उसके चेहरे पर डर और हैरानी और भी गहरी हो गई। मैडम आपके हाथ में क्या है? मैडम ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। उनकी आंखों में नाराजगी झलक उठी। वांग लिन तो यहीं खड़े हैं, इतने बड़े आदमी को भी तुम देख नहीं पा रही? इतना कहकर उन्होंने फिर अपने बगल की तरफ देखा। कुछ देर चुप रहीं, फिर खुद ही धीरे धीरे बुदबुदाने लगी। मुझे पता है मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, बस वह यहीं खड़े हैं और फिर भी तुम उन्हें नहीं देख पाए। मैडम के इन अजीब व्यवहारों के अलावा जिंदगी में और कोई खास बदलाव नहीं आया था, लेकिन वह अक्सर ऐसा व्यवहार करती थीं मानो वांग लिन अब भी जिंदा हो। वह इस काल्पनिक पति का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। धीरे धीरे वह उसकी हर बात मानने लगी। उन्होंने किचन में उसके पसंदीदा व्यंजन बनवाने शुरू कर दिए। ड्राइंग रूम का सोफा व भी उसके पसंदीदा रंग का बदलवा दिया। उनका हर छोटा बड़ा काम सिर्फ एक बात कहता था, उन्हें अपने पति की बहुत याद आती थी। किसी तरह चेन जे को भी मैडम की इस हालत के बारे में पता चल गया। वह गुस्से में सीधे विला आ पहुंचा। मैडम ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपने हाथ में पकड़ी मिठाई उठाकर सोफे की दूसरी तरफ रख दी, जबकि उस तरफ सोफे पर कोई भी नहीं बैठा था। वह अविश्वास से उसकी तरफ देखने लगी। चेंजे ने दोनों हाथों से उसके बाजू कसकर पकड़ लिए। शेन योचू ने शांत भाव से उसके हाथ अपने ऊपर से हटा दिए। चेंजे धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैडम के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपने बगल की खाली जगह को हल्के से थपथपाया, मानो किसी को प्यार से दिलासा दे रही हो। चेंजे उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गई थीं। चेंजे के चले जाने के बाद मैडम ने फिर सोफे की तरफ देखा। वह गर्मजोशी से भरा बेहद कोमल इंसान जो हमेशा वहीं मौजूद रहता था अब गायब हो चुका था। उन्होंने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन उसका जरा सा भी निशान नहीं मिला। मैडम आप सामने वाली बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक मैडम की तबीयत बिगड़ गई। वह भागकर बाथरूम में गई और उल्टी करने लगी। ये सब एक नौकरानी ने देख लिया। वह मुड़ी, अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन मिला दिया। फोन में व्यस्त वह नौकरानी यह भी नहीं समझ पाई कि उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो चुका है। अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंडी सी सिहरन महसूस हुई। उसने सिर उठाया तो देखा मैडम की बर्फ जैसी ठंडी नजरें बिना कुछ बोले उसी पर टिकी हुई थी। डर के मारे नौकरानी के पूरे शरीर से ठंडा पसीना निकल आया। वह हकलाते हुए बोली, मैं मैडम की आंखें सिकुड़ गईं। नौकरानी कांपती हुई बोली, उसके पास आपकी और चेंजे की कुछ निजी तस्वीरें थीं
और एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट भी। यह सुनते ही मैडम की आंखें और भी ठंडी हो गईं। उनकी नज़र किसी तेज चाकू जैसी लग रही थी। उन्होंने तुरंत लियू रुयन को आदेश दिया कि कंपनी और चेंजे के बीच चल रहे सारे बिजनेस संबंध तुरंत खत्म कर दिए जाए। सिर्फ एक ही रात में चेंजे ने अपना सब कुछ खो दिया। वह पागलों की तरह हर जगह शेन योचू को ढूंढने लगा। कंपनी, विला वे रेस्टोरेंट जहां वह जाती थी, यहाँ तक कि हर मनोरंजन स्थल, लेकिन उसे कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिला। वह बिना दिशा के भटकती मक्खी की तरह गुस्से में इधर उधर घूमता रहा। आखिर एक दिन जब उसने उसी नौकरानी को फोन किया, तब जाकर उसे सारी सच्चाई समझ में आई। दूसरी तरफ शेन योचू की जिंदगी फिर पहले जैसी शांत और नीरस हो गई। हर दिन बस कंपनी और विला के बीच आना जाना। घर लौटने पर वह अब भी 2 लोगों का डिनर तैयार करवाती थी। कभी कभी वह अब भी नीचे जाकर रेड वाइन की एक बोतल लाती और अपने कमरे में ले जाती। हर बार की तरह 2 गिलास भी साथ रखती। 1 साल बाद मेरी मौत की पहली बरसी पर शेन योचू हाथ में बेबीज ब्रीथ के फूलों का एक गुलदस्ता लेकर मेरी कब्र पर आई। अब उन्होंने आखिरकार यह सच स्वीकार कर लिया था कि मैं सचमुच इस दुनिया में नहीं रहा। वह पूरे दिन चुपचाप कब्र के सामने बैठी रहीं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। रात होने के बाद ही वह उठी और वापस चली गई। शहर लौटते समय रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तभी उन्होंने सामने वाली लेन में एक ट्रक को नियंत्रण खोते हुए सीधे अपनी तरफ आते देखा। उनकी पहली प्रतिक्रिया स्टीयरिंग घुमाने की थी, लेकिन उसी एक पल में उन्हें 1 साल पहले पुलिस स्टेशन में देखा हुआ मेरा निर्जीव शरीर याद आ गया। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील से अपने हाथ हटा लिए। अच्छा है, अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाली जोरदार टक्कर हुई और शेन योचू पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। जब उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकली तो दूर उन्हें एक बेहद परिचित परछाई